डेमियन की मुस्कान सौम्य हो गई। वाह, मेरे आसपास ऐसे लोग होना कितना अच्छा लगता है जो मेरी परवाह करते हैं, है ना? वह सप्ताह पलक झपकते ही बीत गया और समूह एक विशाल अखाड़े जैसी संरचना में पहुंच गया। नेक्सस इवेंट के शुरू होने का समय आ गया था। एपेरॉन की संरचना बहुत ही पारंपरिक तरीके से की गई थी। इसमें मानव क्षेत्र, विशाल हेलिया वन और इन दोनों के बीच कई छोटे छोटे क्षेत्र शामिल थे। इन क्षेत्रों की संरचना भी सरल थी। मानव क्षेत्र में 5 साम्राज्य थे: एडिलेयर, स्टैंटन, लेनन, वुल्फोर्ड और जेरार्ड साम्राज्य। यद्यपि उनमें सत्ता के लिए छोटे मोटे संघर्ष होते रहते थे, फिर भी प्रत्येक साम्राज्य की अपनी विशिष्ट विशेषज्ञता के कारण उनका समग्र संतुलन हमेशा बना रहता था। प्रत्येक साम्राज्य में शाही परिवार के नीचे 4 प्रमुख कुल थे और उनके नीचे कई छोटे कुल और परिवार थे। यह एक समझौते के अनुसार था ताकि उनके बीच संतुलन न बिगड़े। एडलेयर साम्राज्य 5 साम्राज्यों में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा था। यह मानव क्षेत्र के मध्य भाग के अधिकांश हिस्से को कवर करता था, जिसमें कई पर्वतीय और घास के मैदानी क्षेत्र शामिल थे। स्टैंटन और लेनन साम्राज्य सुदूर उत्तर और दक्षिण में स्थित थे। स्टैंटन साम्राज्य विशाल बर्फ से ढके समतल मैदान में था, जबकि लेनन साम्राज्य सूर्य के निकट था। इसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक विकास हुआ, जिसमें स्टैंटन साम्राज्य एस्किमो लोगों के समान हो गया और लेनन साम्राज्य ने अधिक पारंपरिक पूर्वी संस्कृति को अपना लिया। इसी बीच वुल्फोर्ड और जेरार्ड साम्राज्य मानव क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम में स्थित थे। वुल्फोर्ड साम्राज्य जंगलों से घिरा हुआ था और मुख्य रूप से शिकार में विशेषज्ञता रखता था, और उनकी संस्कृति भी इसी अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती थी। जेरार्ड साम्राज्य उस विशाल सागर के किनारे बसा था जो एपेरॉन नामक विशाल महाद्वीप को घेरे हुए था। स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान समुद्री व्यापार और निर्यात पर केंद्रित था। असीम सागर ने मूल रूप से पूरे महाद्वीप को एक विशाल द्वीप में बदल दिया था, और कई लोगों ने सोचा था कि क्या इसके भीतर अन्य महाद्वीप या भूभाग तैर रहे हो सकते हैं, लेकिन किसी ने भी ये पता लगाने के लिए पूरे सागर का अन्वेषण नहीं किया था। यह इतना विशाल था कि चौथी कक्षा के छात्र भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते, और अंतरिक्ष में भी पूरे ग्रह का चक्कर लगाकर उसका अन्वेषण करने में बहुत समय लगता। शायद स्वर्गलोक में गए कुछ देवताओं को यह सत्य पता था, लेकिन उन्होंने इसे कभी किसी और के साथ साझा नहीं किया। हेलिया वन में ही पशु जगत और एल्फ जगत दोनों निवास करते थे, क्योंकि दोनों एक साथ रहते थे और भूमि साझा करते थे। अकेले हेलिया वन पूरे महाद्वीप के लगभग 1/3 हिस्से में फैला हुआ था, इसलिए दोनों जातियों को स्थान की कमी नहीं थी। एल्फ साम्राज्य पर क्रियाशाही परिवार का शासन था, और यह मानव साम्राज्य की तरह कबीलों और छोटी शक्तियों की व्यवस्था का पालन नहीं करता था। एल्फ स्वभाव से ही अधिक एकजुट थे और संघर्ष में रुचि नहीं रखते थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे लड़ नहीं सकते थे। एल्फ जाति को हमेशा से शांतिप्रिय माना जाता रहा है, जिसके चलते अतीत में कई महत्वाकांक्षी लोगों ने उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन यह एक भयानक विचार था। जब उन्हें युद्ध में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो आमतौर पर शांतिप्रिय रहने वाले एल्फ खून के प्यासे युद्ध देवता बन गए। उनके स्वभाव की द्वैतता को कभी समझाया नहीं जा सका, क्योंकि किसी ने पूछने की हिम्मत ही नहीं की, लेकिन एक बार जब ये बात पता चल गई तो कोई भी बेवजह उनसे झगड़ा नहीं करता था। यह व्यवहार केवल जीवन मरण की लड़ाई या अत्यधिक तनाव के क्षणों में ही प्रकट होता था, जिससे कई लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या ये नियंत्रणीय था या अवचेतन रक्षा तंत्र था। बीस्ट डोमेन पर भी एक शाही परिवार का शासन था, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वे अपने क्षेत्र में एकांत में रहना पसंद करते थे और अपनी प्रजा की निगरानी करते थे। हालांकि शासक वर्ग के अन्य लोग उनके नाम और शक्तियों को जानते थे, लेकिन आम जनता को इसका कभी खुलासा नहीं किया गया। हालांकि उनके क्षेत्र में केवल जानवर ही नहीं रहते थे, बल्कि अर्धमानवों ने भी वहां अपना घर बनाना चुना था। अर्धमानव जानवरों और अन्य जातियों के मिलन से उत्पन्न हुए थे और महान युद्ध से पहले उन्हें घोर तिरस्कृत किया जाता था। इसका कारण ये था कि कुछ घृणित व्यक्तियों ने मानव रूप प्राप्त करने और बच्चे पैदा करने से पहले ही जानवरों के साथ यौन संबंध बना लिए थे। इस तरह की प्रथा को घोर अस्वीकार्य माना जाता था। जब तक कोई जानवर अपना मानव रूप प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक स्पष्ट कारणों से उनके साथ संभोग करना पूर्णतः वर्जित था। आजकल भेदभाव उतना अधिक नहीं है, क्योंकि कई अर्धमानव माता पिता से ही जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जाति ने जानवरों के क्षेत्र में ही रहने का निर्णय लिया है, क्योंकि यह कई वर्षों से उनका घर रहा है। नेक्सस इवेंट में बीस्ट डोमेन के प्रतिभागी आमतौर पर डेमीह्यूमन होते थे, क्योंकि उस आयु वर्ग के जानवर आमतौर पर बोल नहीं सकते थे। यह एक ऐसी शर्त भी थी जो टूर्नामेंट के दौरान किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए रखी गई थी। एपेरॉन के भीतर अंतिम प्रमुख क्षेत्र बोनो का क्षेत्र था। उनके बारे में दिलचस्प तथ्य ये था कि वे भूमिगत रहते थे।
बौने वैज्ञानिकों और लोहारों की एक जाति थे जो स्वाभाविक रूप से गर्मी को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने अपना साम्राज्य ग्रह के पिघले हुए केंद्र के निकट बनाया था। बौनों के शाही वंश को टैमोर परिवार कहा जाता था और उन्होंने अपने नागरिकों के साथ मिलकर एक विशाल भूमिगत साम्राज्य का निर्माण किया, जो लगभग मानव क्षेत्र के एडिलेयर साम्राज्य के बराबर दूरी तक फैला हुआ था। बौने अपने छोटे कद के कारण युद्ध में स्वाभाविक रूप से कमजोर थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनमें शक्ति नहीं थी, या यूं कहें कि उनकी शक्ति को आक्रमण के लिए जुटाया नहीं जा सकता था। उनकी ताकत आमतौर पर उनके द्वारा आविष्कृत कलाकृतियों और प्रौद्योगिकी से आती थी। इसी कारण वे नेक्सस इवेंट में भाग नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी उसमें शामिल होते थे। वे दोनों कलाकृतियों को बेचकर अधिक कच्चा माल जुटा सकते थे और पृथ्वी पर मौजूद प्रमुख साम्राज्यों के साथ संबंध और दीर्घकालिक व्यापारिक रिश्ते बना सकते थे। उनकी बुद्धिमत्ता उनकी सबसे बड़ी खूबी थी और व्यापार करना उनके लिए लगभग स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। ये सभी विभिन्न नस्लें और विभिन्न शक्तियां अब एक ही स्थान पर एकत्रित हो रही थीं, जिस पर डेमियन इस समय टकटकी लगाए बैठा था। यह एक विशाल अखाड़ा था जो लाखों लोगों को समाहित करने में सक्षम प्रतीत होता था और इसके बाहरी हिस्से में अनगिनत विशाल स्क्रीन अंदर का दृश्य उन लोगों को दिखा रही थी जो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। डेमियन को समझ नहीं आ रहा था कि हजारों प्रतिभागियों वाले इतने बड़े आयोजन को इतने बंद स्थान में कुशलता पूर्वक कैसे आयोजित किया जा सकता है, लेकिन जल्द ही उनके संदेह का समाधान हो गया। अखाड़े के भीतर वह विभिन्न स्थानों से उत्पन्न होने वाले अनगिनत स्थानिक उतार चढ़ावों को महसूस कर सकता था, जो प्रतीत होता था कि घटनाओं को आयोजित करने के लिए उपस्थानों को धारण कर रहे थे। संभवतः वे स्क्रीनें जो उसने पहले देखी थी, दर्शकों को होने वाली घटनाओं का प्रसारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली थी। डेमियन मैल्कम के पीछे पीछे एक लिफ्ट जैसी संरचना में गया, जो उनके समूह को एक विशाल पेंटहाउस में ले गई, जहां से पूरे अखाड़े का नजारा दिखता था। इस पेंटहाउस के अंदर पहले से ही कई लोग एकत्रित थे। एक ऊंचे चबूतरे पर 9 लोग एक साथ बैठे थे, जिनके शरीर से भव्य आभा निकल रही थी। वे 7 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, जो विश्व के विभिन्न देशों के नेता थे। वे 7 पुरुष मानव साम्राज्य के 5 सम्राट, बौने राजा और पशु सम्राट थे, जबकि वे 2 महिलाएं एल्फ रानी और पशु साम्राज्य थीं। मानव जगत मुख्यतः पितृसत्तात्मक था और एल्फ जगत मातृसत्तात्मक, जबकि पशु जगत पर सम्राट और साम्राज्य का शासन था, जिनके पास समान अधिकार थे। बौनों के जगत का शासन उनकी कला में निपुणता पर आधारित था, इसलिए उनके शासक का लिंग हमेशा बदलता रहता था। इस साल की प्रतियोगिता के प्रतिभाशाली प्रतिभागी वाकई दिलचस्प हैं, राक्षस सम्राट ने कहा। सचमुच, मुझे लगता है कि इस साल आप एक बेहद प्रतिभाशाली युवा को लेकर आए हैं, लेनन परिवार के सम्राट जोनास लेनन ने कहा। हाँ, एल्फ रानी ने कहा, न केवल वह अर्ध मानव बच्चा बल्कि मानव लोक की वह लड़की भी बुरी नहीं है। जेनेथ अकादमी के लोग अभी तक नहीं आए हैं। मैंने सुना है कि इस बार उनके पास बहुत सारे अच्छे पौधे हैं। बौने राजा ने आगे कहा। विश्व के शीर्ष पर विराजमान चौथे दर्जे के प्राणी कार्यक्रम के शुरू होने की प्रतीक्षा करते हुए हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे। इसी समय डेमियन का समूह पेंटहाउस में पहुंचा। एक पल के लिए सबकी निगाहें उन पर टिक गईं और सन्नाटा छा गया। फिर मानो कुछ हुआ ही ना हो, सब अपनी अपनी बातचीत में वापस लौट गए। चलो, मैल्कम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब दुनिया में अपना पहला कदम रखने का समय आ गया है। डेमियन और बाकी लोग उनके पीछे पीछे चले। उनके समूह में डेमियन और कैथरीन ही एकमात्र इंसान थे, जिनमें से एक लड़की अर्धमानव थी और दूसरा लड़का और लड़की जुड़वा एल्फ थे। उनके समूह में विविधता अनजाने में हुई थी, लेकिन फिर भी इससे एक अच्छा प्रभाव पड़ा। अकादमी को निष्पक्ष होने पर गर्व था, इसलिए एक ही नस्ल के बहुत से लोगों की उपस्थिति से यह सवाल उठ सकता था कि उनकी योग्यताएं निष्पक्ष है या नहीं। समूह कमरे से होते हुए ऊंचे चबूतरे पर पहुंचा। आगे बढ़ने से पहले इन सम्राटों और महारानियों को प्रणाम करना शिष्टाचार का एक हिस्सा था। मैल्कम ने अभिवादन के तौर पर केवल हल्का सा सिर हिलाया, क्योंकि वह उनके स्तर का व्यक्ति था, जबकि बाकी सभी ने झुककर अभिवादन किया। हम बड़ों का अभिवादन करते हैं, बाकी सबने एक साथ कहा। इस बार डेमियन ने भी यही रिवाज अपनाया। वह मैल्कम के सामने जितना चाहे उतना बेपरवाह हो सकता था, लेकिन ये ऐसे लोग थे जो बिना उसकी जानकारी के उसके साथ मनमानी कर सकते थे। गलती से भी उन्हें नाराज करना उसकी जान ले सकता था, जितनी वह चाहता था उससे कहीं पहले। फिर भी उसका प्रणाम बाकियों जितना गहरा नहीं था। शायद ये स्वाभिमान की बात थी या शायद आदत की, डेमियन को पता नहीं था। वह बस इतना जानता था कि उसने आज तक सिर्फ अपनी माँ और अपने गुरु के सामने ही प्रणाम किया था। उसे उन लोगों को सम्मान देना अच्छा नहीं लगता था जिन्होंने सम्मान पाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। नेताओं से स्वीकृति मिलने पर समूह ने अपना सिर उठाया।
सबसे पहले बोलने वाली राक्षसी महारानी थी। अरे लड़के, वो लड़की तुम्हारी परछाई में क्या कर रही है? डेमियन को पहले तो हैरानी हुई, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया। ज़ारा भला चौथी श्रेणी के प्राणियों से छिपने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? हालांकि उसे अब भी अपने छलावरण पर गर्व था। यह देखकर कि उसे इतनी आसानी से खोज लिया गया, उसने साए से बाहर निकले बिना ही राक्षसी को सतर्कता से घूर कर देखा। उसकी निडरता केवल तभी प्रकट होती थी जब वह अपने सुरक्षित स्थान पर होती थी। अरे, मुझे उसकी बदतमीजी के लिए माफी मांगनी होगी सीनियर। बात बस इतनी है कि उसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और उसे वही सुकून मिलता है। हालांकि मुझे इसका कारण नहीं पता। राक्षसी महारानी मुस्कुराए। तुम दोनों ने मिलकर कई जानलेवा हालातों का सामना किया होगा। तुम्हारी उम्र भी लगभग एक जैसी है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह तुमसे इतना लगाव रखती है। डेमियन को ज़ारा की उम्र का पता नहीं था, लेकिन ये जानकर कि वे दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, उसे सचमुच आश्चर्य हुआ। पहली मुलाकात के दौरान ज़ारा के व्यवहार को देखते हुए उसे लगा था कि वह उससे काफी छोटी है। डेमियन ये सोच ही रहा था कि कैसे जवाब दे, तभी उसने देखा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि बीच के सिंहासनों में से एक पर गुलाबी बालों वाला, मानिक जैसी आंखों वाला एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा है। गुलाबी बाल। डेमियन धीरे धीरे ठंडे पसीने से भीग गया। वह और कैथरीन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, जबकि बाकी सभी लोग उनसे उचित दूरी पर खड़े थे। चुपके से उसकी ओर देखते हुए उसने एक बार फिर कैथरीन के भेष में गुलाबी बाल और मानिक जैसी आंखें देखी। जैसे ही उसने चुपके से 2 कदम बगल में हटाए और कैथरीन से एक आरामदायक दूरी बना ली, उसके पसीने और तेज हो गए। धत्तेरे की, क्या वो इतने समय से राजकुमारी थी? डेमियन की हरकतें मुश्किल से ही किसी का ध्यान खींच पा रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि किसी ने उसे देखा नहीं। कैथरीन की ओर उसकी चोरी छिपे नजर और दूरी बनाने के लिए उसका हल्का सा हिलना डुलना उन चौथी श्रेणी के प्राणियों के लिए बिल्कुल स्पष्ट था जो उसे देख रहे थे। इससे उन्हें हंसी भी आए और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। अपनी ताकत के बल पर यह स्वाभाविक था कि वे कैथरीन के भेष को पहचान सकते थे और काले बालों और भूरी आंखों के पीछे छिपे गुलाबी बालों और मानिक जैसी आंखों को देख सकते थे, लेकिन दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़के के लिए ऐसा कर पाना एक अलग ही बात थी। अब सबकी निगाहें डेमियन पर टिकी थी और एडेलेयर सम्राट की तीखी निगाहों में भी प्रशंसा की झलक थी। लेकिन किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसके बेहद करीब दिखने वाले लड़के का ध्यान खींचना एक बात थी, लेकिन उसकी पहचान एक खास वजह से छिपी हुई थी। इस बीच डेमियन मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि मामला शांत हो जाए। हालांकि उसने पहले कहा था कि उसे उसकी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा यही सोचता था कि वह किसी साम्राज्य के प्रमुख कुलों में से एक ही होगी, न कि कोई वैध राजकुमारी। लेकिन इससे उनके रिश्ते के बारे में उनके नजरिए पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्हें रुतबे की परवाह नहीं थी, वे सिर्फ ताकत और चरित्र का सम्मान करते थे। अगर उन्हें वह पसंद आती तो वे उसे हमेशा पसंद करते। फिर भी चौथी कक्षा में पढ़ने वाले उसके पिता के सामने खड़े होने पर उनका व्यवहार थोड़ा ज्यादा सम्मानजनक हो गया। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारी परछाई में बैठी वो छोटी बच्ची तुमसे बहुत लगाव रखती है, लेकिन ध्यान रखना कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती। क्यों न तुम उसे मेरे पास छोड़ दो? राक्षसी महारानी ने विषय बदलते हुए कहा। डेमियन एकदम अचंभित रह गया। ज़ारा को किसी अजनबी के साथ छोड़ना, वह ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। ज़ारा भी इस विचार से भयभीत हो गई। जीव जंतुओं का विकास उनकी वंश परंपरा के अनुसार हुआ, जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई। प्रत्येक जीव में थोड़ी मात्रा में दैवीय जीव का रक्त मौजूद था, और जैसे जैसे उनकी श्रेणी बढ़ती गई, ये वंश परंपरा और अधिक शक्तिशाली होती गई। उनके पास विकास के 2 विकल्प थे। या तो वे अपने पूर्वजों के पदचिह्नों का अनुसरण करके अपनी वंश परंपरा के माध्यम से स्वयं सच्चे देव पशु बन जाएं, या फिर वे अन्य शक्तिशाली वंश परंपराओं को आत्मसात करके अपनी एक नई विविधता का निर्माण करें और अपना अलग मार्ग प्रशस्त करें। प्रत्येक मार्ग के अपने अपने गुण और दोष थे। अपने पूर्वजों की परंपरा का अनुसरण करना आसान तो था, लेकिन इससे उनकी क्षमता उनके पूर्वजों द्वारा प्राप्त स्तर तक ही सीमित रह जाती। यद्यपि वे और आगे बढ़ सकते थे, पर ऐसा करना अत्यंत कठिन हो सकता था। दूसरी ओर एक अद्वितीय वंश का निर्माण करना अपने आप में एक बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग था। किसी भी जीव को देव प्राणी बनने में कितना भी समय लग जाता, चाहे वह कितना भी उन्नत क्यों न हो जाए। हालांकि उनकी क्षमता असीमित होती। यदि वे बिना रुके अपने मार्ग पर चलते रहे तो संभवतः वे शिखर से भी ऊपर की ऊंचाई तक पहुंच सकते थे।
ज़ारा एक असाधारण रूप से अनोखी वंश परंपरा वाली राक्षसी थी और डेमियन ने अपनी पहली मुलाकात से ही यह महसूस कर लिया था। उसके राक्षसी भाग में उसे देव राक्षस बनाने की क्षमता भी थी, लेकिन ज़ारा की वंश परंपरा इसके लिए अनुकूल नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे जानवर उसके वंश पर लालच नहीं करेंगे। उसने 40वीं मंजिल पर मौजूद अजगर के जरिए इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखा था। वह अजगर महीनों तक उसके वंश के लिए उसका पीछा करता रहा, यहां तक कि उसने अपना स्वाभिमान भी त्याग दिया और उसे पकड़ने के लिए अपना घोंसला भी छोड़ दिया। इसी वजह से डेमियन सतर्क हो गया। वह जानता था कि वह इन निम्न श्रेणी के प्राणियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर उनमें से कोई भी अपने स्वार्थ के लिए ज़ारा को उससे छीनना चाहेगा, तो वह अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसा होने से रोकेगा। आखिरकार उसने अपने माना सर्किट में एक गुप्त फंक्शन को विशेष रूप से ऐसी स्थिति के लिए डिजाइन किया था जहां उसकी मृत्यु किसी भी तरह से निर्धारित थी। डेमियन रक्षात्मक मुद्रा अपनाते हुए आगे की ओर झुकने लगा और उसकी जंगली पशुवत आभा थोड़ी थोड़ी झलकने लगी। ज़ारा की रक्षा करना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, उसे अपनी पशुवत प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की भी परवाह नहीं थी। उसकी सबसे अच्छी लड़ने की क्षमता तब होती थी जब वह उस पर नियंत्रण रखती थी। यह देखकर राक्षसी महारानी असहाय होकर मुस्कुराई। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा लड़का राक्षसी विकास के रहस्य जानता है और उसे उसके इरादों पर संदेह होने लगा। वह भी बेहद हैरान थी। उसे पहले इसका आभास नहीं हुआ था, लेकिन लड़का अर्धमानव प्रतीत हो रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उससे जन्मजात अर्धमानव जैसी आभा नहीं निकल रही थी, बल्कि उससे ऐसा आभास हो रहा था जैसे वह अपने वंश का कोई पूर्वज हो, एक विकासवादी। एक बार जब यह विचार उसके मन में आया, तो वह इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई। अगर यह लड़का सचमुच एक ऐसा इंसान था जिसने पूर्ण विकास हासिल कर लिया था, तो उसकी क्षमता उसकी मूल धारणा से कहीं अधिक थी। ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह महज एक सुझाव था, लेकिन जब यह कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो आप हमारे पशुलोक में हमसे मिलने जरूर आइएगा। हम आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। समूह के बाकी लोग अपना सदमा छुपा नहीं सके। केवल उस राक्षस सम्राट को ही कुछ समझ आ रहा था, जिसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसकी यह पत्नी हमेशा बिना किसी से सलाह लिए अपनी मनमर्जी करती हुई प्रतीत होती थी। डेमियन को यह एहसास होते ही थोड़ी राहत मिली कि उसने अनजाने में अपना एक राज उजागर कर दिया था। खैर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं है, इसलिए शायद यह मेरे लिए एक और अवसर हो सकता है। जैसे जैसे उनकी बातचीत जारी रही, अखाड़ा धीरे धीरे पूरी तरह भरता चला गया। इतना ही नहीं, अखाड़े के चारों ओर मीलों तक फैली जमीन लोगों की भीड़ से भर गई थी। अचानक एक तेज आवाज गूंजी। नेक्सस के 100वें वर्षगांठ समारोह में आप सभी का स्वागत है। यहाँ ढेर सारे रोमांचक खेल हैं जो आपको रोमांच से भर देंगे, इसलिए तैयार रहें और उत्साहित रहें। उद्घोषक के बोलते ही भीड़ तालियों और जयकारों से गूंज उठी। समझदारी का सत्र पहले ही संपन्न हो चुका है, तो अब मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ने का समय आ गया है। इस वर्ष विश्वभर से 3000 प्रतिभाशाली प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, तो बिना किसी देरी के आइए मैं आपको हमारे पहले चरण से परिचित कराता हूं। डेमियन थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसके बगल में खड़े मैल्कम ने तुरंत उसके संदेह का समाधान कर दिया। समझदारी परीक्षा का उद्देश्य उन कमजोर लोगों को बाहर करना है जिनका मुख्य प्रतियोगिता में कोई मौका नहीं होगा। इस कमरे में मौजूद जिन लोगों को पहले ही सर्वोच्च प्रतिभा का दर्जा दिया जा चुका है, उन्हें उस चयन प्रक्रिया से गुजरने की क्या आवश्यकता है? डेमियन ने सिर हिलाते हुए उद्घोषक की बात सुनना जारी रखा। नेक्सस इवेंट की 100वीं वर्षगांठ के लिए हमारे नेताओं ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे पहले इवेंट, जो प्रशंसकों का पसंदीदा और एक क्लासिक है, सर्वाइवल गेम्स के लिए दर्शक एक बार फिर जोर से चिल्ला उठे। ऐसा लगता है कि सर्वाइवल गेम्स वाकई दर्शकों के पसंदीदा बन गए थे। अखाड़े के चारों ओर लगी स्क्रीनें जगमगा उठी और पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों और मैदानों के दृश्य प्रदर्शित होने लगे। यहां तक कि लावा से भरा एक इलाका भी दिखाई दिया। ये हमारे पहले खेल का मैदान है, एक छोटी सी दुनिया जो हमारे कई प्रतिभागियों के लिए चुनने के लिए विभिन्न प्रकार के भूभागों से भरी हुई है। नियम बहुत सरल हैं। ये खेल पूरे 1 सप्ताह तक चलेगा और लक्ष्य है जीवित रहना। प्रतिभागियों को प्रवेश से पहले एक ब्रेसलेट दिया जाएगा जो हर समय उनकी स्थिति को ट्रैक करेगा। अपना ब्रेसलेट खोने का मतलब है कि आप अयोग्य घोषित हो गए हैं और किसी और का ब्रेसलेट होने से आपको 1 अंक मिलता है, भले ही आपने इसे उस व्यक्ति से चुराकर प्राप्त किया हो जिसने मूल रूप से उन्हें अयोग्य घोषित किया था। हर दिन छोटे दायरे के भीतर की जगह सिकुड़ती जाएगी, इसलिए आपको किसी उबाऊ मैच के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जहां हर कोई छिपा रहता है।
टीम बनाना जायज है और धोखाधड़ी पर तब तक रोक नहीं लगाई जाएगी जब तक इसकी रिपोर्ट न की जाए, इसलिए अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार है तो पकड़े मत जाना। अब हमारे सभी प्रतियोगी मंच पर आ जाएं। जैसे ही उद्घोषक ने घोषणा समाप्त की, मैल्कम मुस्कुराया। ये तुम्हारा समय है। जाओ, खूब चमको और सुनिश्चित करो कि तुम्हारा नाम पूरे महाद्वीप में गूंजे। सबकी आंखों में चमक की लौ जल उठी। यश पाने का विचार उन्हें लुभा रहा था और उनका पूरा मकसद अपनी योग्यता साबित करना था। नीचे 2950 सामान्य प्रतिभागी पहले से ही अपनी जगह पर मौजूद थे। केवल पेंटहाउस में बचे हुए 50 सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोग ही रह गए थे। भले ही ऐसा लगे कि सर्वोच्च प्रतिभा वाले लोग आसानी से जीत हासिल कर लेंगे और शीर्ष 50 स्थान प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस प्रतियोगिता में केवल शारीरिक शक्ति ही मायने नहीं रखती थी, बल्कि बुद्धि और रणनीति की भी परीक्षा होती थी। हर दशक में अनगिनत कमजोर प्रतियोगी सामान्य प्रतियोगियों की श्रेणी से ऊपर उठते हैं और शीर्ष 50 या यहां तक कि शीर्ष 10 में अपना स्थान बना लेते हैं। इन्हीं कहानियों ने उन लोगों को प्रेरित किया जिन्हें सर्वोच्च प्रतिभा का दर्जा नहीं दिया जा सकता था, फिर भी वे प्रतिस्पर्धा जारी रखते हैं। डेमियन बाकी प्रतिभाशाली लोगों के साथ एक छोटे से टेलीपोर्ट फॉर्मेशन में प्रवेश कर गया, जो उन्हें सीधे मैदान के केंद्र में ले गया। वहां पहुंचते ही उन्हें तुरंत उनके ब्रेसलेट दे दिए गए, जिन्हें उन्होंने झटपट पहन लिया। दर्शकों की जयकार में डेमियन मग्न था। उसका खून तेजी से दौड़ रहा था और उसकी शक्ति उमड़ रही थी, क्योंकि आने वाले मुकाबले के लिए उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। ताकत की लड़ाई, बुद्धि की लड़ाई, रुतबे की लड़ाई। डेमियन को इसके स्वरूप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक ये लड़ाई थी, उसका खून खौल रहा था। वह अकेला ऐसा महसूस करने वाला नहीं था। कैथरीन उसके बगल में खड़ी थी और उद्घोषक के दोबारा बोलने पर वह भी उन्हीं भावनाओं में डूबी हुई थी। अब वो समय आ गया है जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। लड़ाई शुरू होने दो। जैसे जैसे उत्सुकता बढ़ती गई, पूरा स्टेडियम शांत हो गया। डेमियन को अचानक अपनी बगल से एक हल्का सा धक्का महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो कैथरीन उसे एक मनमोहक मुस्कान दे रही थी। आप दूसरी तरफ देखिए। जैसे ही डेमियन ने महसूस किया कि टेलीपोर्टेशन की रोशनी उसे निगल रही है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल सही, देखते हैं अंत में कौन जीतता है। जैसे ही प्रतिभागी मंच से गायब होने लगे, उद्घोषक के शब्द अंततः समाप्त हो गए। शुरू करना। जब डेमियन ने अपनी आंखें खोली तो वह एक विशाल समतल मैदान के बीचों बीच था। जैसे ही उस पर हमला होने वाला था, उसने तुरंत अपना वेक्टर फील्ड सक्रिय कर लिया। यह मिट्टी के नुकीले कांटों की एक पंक्ति थी जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को चौंका देती और उसे तुरंत नष्ट कर देती। लेकिन डेमियन एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। जब धरती के नुकीले टुकड़े उसकी पहुंच में आए तो वे अचानक अपने ही भार से कुचलकर गायब हो गए। जब उसने हमले की दिशा में मुड़कर देखा तो उसे आंखों में दहशत लिए एक दुबला पतला आदमी दिखाई दिया। डेमियन ने उस आदमी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह सीधे उसके पास से टेलीपोर्ट होकर मैदानी इलाके से बाहर निकल गया। वह आदमी इस बात से हैरान था कि जिस बच्चे पर उसने हमला किया था, उसने पलटवार क्यों नहीं किया, लेकिन उसे आगे सोचने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि अंतरिक्षीय प्रकाश ने उसे घेर लिया और उस छोटे से दायरे से बाहर निकाल दिया। डेमियन ने गुजरते हुए उस आदमी से आसानी से कंगन छीन लिया। उसने सोचा कि भले ही वह आदमी समझ की परीक्षा में पास हो गया हो, लेकिन वह प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों में सबसे निचले पायदान पर था। इस प्रतियोगिता में हत्या करना सख्त मना था, लेकिन किसी भी तरह की गंभीर चोट पहुंचाना जायज था। इसी वजह से डेमियन कमजोरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। अगर उसे कोई कमजोर दिखता तो वह उसे तुरंत खत्म कर देता। उसके निशाने पर दूसरे सर्वोच्च प्रतिभाशाली प्रतियोगी और शायद वे छिपे हुए बाघ थे जो सामान्य रूप से प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। दोस्ताना मुकाबले में अपने से कमजोरों को धमकाना उसके लिए उचित नहीं था। यह कोई जीवन मरण का युद्ध क्षेत्र नहीं था जहां नरसंहार ही उसका सबसे अच्छा विकल्प होता। जैसे जैसे समतल भूमि धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्र में बदलती गई, वह तेजी और कुशलता से आगे बढ़ता गया। यहीं पर डेमियन अगले दिन शिकार करने वाला था, इससे पहले कि वह छोटे से राज्य के सिकुड़ने की दर का आकलन करे। टूर्नामेंट के शुरुआती चरणों में कलाकृतियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे डेमियन के पास हथियार के तौर पर सिर्फ उसकी मुठ्ठियां ही बची थीं। ये नियम निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था ताकि लोग केवल अपनी हैसियत और दौलत के बल पर प्रतियोगिता में आगे न बढ़ सके। यही एक और कारण था कि बोनो ने कभी इस आयोजन में भाग नहीं लिया। कलाकृतियां उनकी मुख्य शक्ति थी, इसलिए भले ही यह अनजाने में हुआ हो, नियम उनके विरुद्ध थे। हालांकि बाद के चरणों में कलाकृतियों को आयोजन में पुनः शामिल किया जाएगा।
इस नियम के चलते डेमियन के पास अपनी तरकीबों का भंडार सीमित हो गया था, लेकिन वह असहाय नहीं था। उसका शरीर हमेशा से उसकी सबसे बड़ी ताकत रहा है, और मैल्कम के साथ प्रशिक्षण के दौरान उसने अपनी क्षमताओं के बल पर विनाशकारी शक्ति का एक ठोस स्तर विकसित कर लिया था। उसकी तलवारबाजी बेकार थी, लेकिन फिर भी एक चाल थी जिसका वह इस्तेमाल कर सकता था। ब्लेडलेस को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसकी बाह को भी ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। वह अपनी स्थानिक जादुई शक्ति से स्थानिक पतन के प्रभावों की नकल भी कर सकता था, लेकिन इससे होने वाला नुकसान बहुत कम था। पहाड़ पर चढ़ते समय डेमियन को कई कमजोर प्रतिभागी मिले जिन्हें पता भी नहीं चला कि उनके कंगन चोरी हो गए हैं। दुख की बात है कि उसे कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला जो सचमुच उससे लड़ सके। फिर भी डेमियन आगे बढ़ता रहा, इस उम्मीद में कि जल्द ही उसे कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी मिल जाएगा। छोटे से राज्य के पश्चिमी हिस्से के अधिकांश भाग में फैले एक विशाल रेगिस्तान में कैथरीन डेमियन की तुलना में कहीं अधिक आनंद ले रही थी। रेगिस्तान का इलाका अपेक्षाकृत समतल था, बस उस पर जगह जगह रेत के टीले बिखरे हुए थे। वहां मौजूद प्रतिभागियों के बीच एक तरह की जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। कैथरीन भी जल्दी ही इस लड़ाई में शामिल हो गई और अंक बटोरने लगी। डेमियन की तरह उसे भी कमजोरों को धमकाना अपने स्तर से नीचे लगता था, इसलिए वह उन्हें बहकाने के लिए भ्रम का इस्तेमाल करती थी, और जब वे सोचते थे कि उनके आसपास कोई नहीं है, तब वह उनके कंगन छीन लेती थी। जब यह तरीका काम नहीं करता था, तो वह संपीड़ित हवा की गोलियां चलाती थी जो उसके अधिकांश विरोधियों को तुरंत नॉकआउट कर देती थी, जिससे उसे अधिक अंक मिलते थे। जैसे ही वह इस चक्र को आगे बढ़ा रही थी, तभी उसका सामना एक युवक से हुआ जिसने उसका रास्ता रोक दिया। उसने एक मेज, 2 कुर्सियां और चाय का सेट निकाला। मिस हॉट, आप अपनी शत्रुता क्यों नहीं छोड़ देती ताकि हम दोनों चाय पर थोड़ी बातचीत कर सकें? युवक ने उसे गंदी निगाहों से देखते हुए कहा। कैथरीन को तुरंत घृणा महसूस हुई। वह जानती थी कि यह युवक कौन है। उसका नाम इवान लॉकहार्ट था, जो स्टैंटन साम्राज्य के सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। यहां तक कि उस पेंटहाउस में भी जहां सभी प्रतिभाशाली लोग मिलते जुलते थे, वह लगातार महिला प्रतिभाशाली लोगों को रिझाने की कोशिश करता रहता था। उनमें से किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और उसने अपने घिनौने इरादों को छिपाने की कोशिश तक नहीं की। यह स्पष्ट था कि कुछ लोग प्रतिभागियों का चयन चरित्र के आधार पर नहीं, बल्कि केवल ताकत के आधार पर करते थे। बिना एक शब्द कहे कैथरीन ने अपनी कलाई झटक दी और हवा से बनी एक विशाल तलवार इवान की ओर उड़ी। हालांकि वह बस मुस्कुराया और हल्के से उसके रास्ते से हट गया, जिससे वह उस मेज को चकनाचूर कर दे जिस पर वह पहले बैठा था। अरे वाह, उसने कहा, लगता है तुम तो बड़ी जिद्दी हो। खैर, कोई बात नहीं। तुम्हारे जैसे लोगों को काबू में करना मेरा पसंदीदा शौक है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके आसपास की धरती कांपने लगी। स्टैंटन साम्राज्य अपने प्रतिभाशाली पृथ्वी तत्व उपयोगकर्ताओं के लिए जाना जाता था, इसलिए कैथरीन को इस तत्व से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अगर यह 6 महीने पहले की बात होती तो वह मौजूदा हालात से निपटने को लेकर थोड़ी घबरा जाती। आखिर उसकी वायु शक्ति और मायावी शक्तियां पृथ्वी शक्तियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन अब इवान जो कुछ भी कर रहा था, उस पर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस टकराव को स्वाभाविक रूप से स्टेडियम में मौजूद अनगिनत दर्शकों ने देखा। तालियों और हूटिंग के शोरगुल के बीच उद्घोषक की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी। लीजिए देवियों और सज्जनों, सर्वोच्च प्रतिभाओं के बीच हमारा पहला मुकाबला शुरू होने वाला है। सट्टेबाजी बूथ पर अपनी शर्त लगाए और देखिए कि क्या आप बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। उद्घोषक के शब्द पूरे होने से पहले ही कई लोग सट्टेबाजी बूथों की ओर बढ़ रहे थे। सट्टेबाजी बूथ टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने का एक तरीका थे। यह पैसा कमाने और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का समर्थन करने का एक जरिया भी था। हालांकि वे छोटे से दायरे वाले अखाड़े के अंदर कही जा रही बातों को सुन नहीं सकते थे, लेकिन दर्शक प्रोजेक्शन के माध्यम से इवान की कामुक निगाहों और कैथरीन की स्पष्ट घृणा को साफ तौर पर देख सकते थे। दर्शकों में मौजूद महिलाओं और काफी संख्या में पुरुषों को इस तरह का घिनौना चरित्र पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने तुरंत कैथरीन पर दांव लगाया, जबकि स्टैंटन साम्राज्य के अधिकांश लोगों ने इवान पर दांव लगाया। स्टैंटन सम्राट ने असहाय होकर आह भरी क्योंकि उसके आसपास मौजूद अन्य लोगों ने उसे तिरछी निगाहों से देखा। आप जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। ताकत चरित्र से कहीं ज्यादा मायने रखती है। इसके अलावा उसका परिवार हमारे 4 प्रमुख कुलों में से एक है। अगर मैंने मना भी कर दिया होता तो मेरे इस फैसले पर बहुत हंगामा होता। वह सही था। ऊपरी तौर पर भले ही यह अतिशयोक्तिपूर्ण न लगे, लेकिन वास्तव में यह दुनिया ऐसी थी जहां ताकत ही सर्वोपरि थी।
जिसके पास सबसे बड़ा मुक्का होता था, वह अपनी मर्जी से सब कुछ मोड़ सकता था, जबकि हारने वाले आत्महत्या में डूबे रहते थे। इसी बीच नेक्सस इवेंट में कैथरीन की पहली बड़ी लड़ाई आखिरकार शुरू हो गई। उसने अपने पैरों के नीचे हवा को केंद्रित किया और लगातार इवान की ओर हवा की गोलियां और हवा के ब्लेड दागते हुए पीछे हट गई। इन सभी के चारों ओर मिट्टी की दीवारें बनी हुई थीं। हालांकि ये हवा के झोंकों से होने वाले नुकसान को कम कर सकती थी, लेकिन गोलियां विशेष रूप से भेदने के लिए बनाई गई थी। मिट्टी की दीवारों में छेद होने लगे, जिससे इवान को बचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपना पैर जमीन पर पटका, जिससे वह जिस रेत पर खड़ा था वह हिल उठी। रेत लहरों की तरह उड़ने लगी और कैथरीन को निगलने की कोशिश करने लगी। हालांकि रेत एक दुर्लभ उपसमूह थी, फिर भी ये पृथ्वी की सीमा के भीतर ही थी, जिससे यह उन लोगों के लिए उपयोगी बन गई जो अपनी आत्मीयता पर अत्यधिक नियंत्रण रखते थे। एक असाधारण प्रतिभा के धनी इवान ने नियंत्रण के इस मानक को पूरा किया। रेत की लहर से खतरे को भांपते हुए कैथरीन ने अपनी प्रणोदन शक्ति का उपयोग करके उसकी सीमा से ऊपर उड़ान भरी, जिससे हवा के बड़े बड़े झोंके उत्पन्न हुए और वातावरण में अफरा तफरी मच गई। लेकिन देखने वालों को साफ दिख रहा था कि वह हार रही थी। इवान एक ऐसे माहौल में था जो उसकी क्षमताओं के लिए एकदम उपयुक्त था, जिससे उसे बढ़त हासिल करने का मौका मिला। यह समझते ही कैथरीन ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। उसकी गति 5 गुना बढ़ गई, जिससे युद्ध के मैदान में इधर उधर भागते हुए उसका शरीर धुंधला सा दिखाई देने लगा। हर दिशा से अनगिनत गोलियां और संपीड़ित हवा की तलवारें बरसने लगी। हालांकि उनमें से लगभग 1/3 ही असली थे। इवान ने अपनी जीभ चिटकाई। वह जानता था कि कैथरीन में मायावी शक्तियों का समावेश है, लेकिन फिर भी उसे हर हमले से बचाव करना पड़ता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौन सा हमला असली है और कौन सा नकली। कैथरीन की नई रणनीति पूरी तरह से विस्फोटक शक्ति पर केंद्रित थी। जमीन पर लगने वाली प्रत्येक गोली से रेत का एक विशाल विस्फोट होता था, जिससे वातावरण में बादल छा जाते थे और हमले को जारी रखते हुए उसकी स्थिति छिपी रहती थी। धत्तेरे की, इवान गुस्से से बड़बड़ाया। उसने एक बार फिर पैर पटका और अपने आसपास गुरुत्वाकर्षण बढ़ा दिया ताकि उसे जमीन पर खींच सके, लेकिन यह गलत फैसला था। गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से कैथरीन के हमले और तेज हो गए और जमीन पर टकराते ही उनकी शक्ति और भी विस्फोटक हो गई। इवान खून की उल्टी करते हुए पीछे की ओर उछल गया। उसका गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण अभी बीटा चरण में था, इसलिए उसे इसके काम करने के तरीके की बारीकियां नहीं पता थी। उसने इसका इस्तेमाल केवल इस उम्मीद में किया था कि इससे उसकी गति धीमी हो जाएगी। और सचमुच ऐसा हुआ भी। कैथरीन का हमला रुकते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। अचानक उसके चारों ओर कई नुकीले कांटे निकल आए, जिससे उसके भागने के रास्ते बंद हो गए। इन कांटों की ताकत डेमियन द्वारा पहले रोके गए कांटों से कहीं अधिक थी, जिससे कैथरीन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। चूंकि वह अभी अभी जमीन पर गिरी थी और संभल नहीं पाई थी, इसलिए वह ठीक से बचाव या पलटवार नहीं कर पाई। यह स्पष्ट था कि वह यह मैच हार चुकी थी। दर्शक उत्सुकता से अपनी सीटों पर बैठे देख रहे थे कि क्या कैथरीन इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकल पाएगी। तभी अचानक ताली बजाओ। एक जोरदार ताली की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक जबरदस्त झटका लगा जिसने देखने वाले उपकरणों को भी थोड़ा बाधित कर दिया, जिससे कुछ पल के लिए स्टैटिक उत्पन्न हुआ और फिर सामान्य हो गया। जब स्क्रीन दोबारा चालू हुई तो सामने का दृश्य देखकर दर्शक स्तब्ध रह गए। युद्ध के अवशेष गायब हो गए थे, मिट्टी की विशाल दीवारें और रेत की लहरें गायब हो गई थी, और कैथरीन भी गायब हो गई थी, जो पहले एक खतरनाक स्थिति में फंसी हुई थी। उनके सामने इवान खड़ा था, जिसके कानों से खून बह रहा था और चेहरे पर खौफ का भाव था। और उसके पीछे कैथरीन खड़ी थी। कुछ प्रभावशाली लोगों को छोड़कर, जिन्होंने शुरू से ही इस स्थिति पर ध्यान दिया था, बाकी किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। दर्शक दीर्घा में एक आवाज गूंजी। यह सब एक भ्रम था, जिससे चर्चाओं की एक लहर सी उठ खड़ी हुई। इवान के बेहोश होकर जमीन पर गिरने पर कैथरीन ने एक धूर्त मुस्कान के साथ उसे देखा। उसकी कलाई से कंगन छीनते हुए उसने कहा, अब अगले लक्ष्य की ओर। खेल जारी रहने के कारण 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। छोटे से क्षेत्र के हर कोने में लगातार लड़ाइयां चल रही थीं, और हर प्रतिभागी खुद को साबित करने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा था। इस समय तक क्षेत्र अपने मूल आकार के लगभग आधे तक सिकुड़ चुका था, लेकिन यह एक सीधी रेखा में कमी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे जैसे अंतिम दिन नजदीक आता गया, खेल के मैदान से भूमि की मात्रा तेजी से घटती गई। भूमि के इस निष्कासन के साथ ही एक दृश्यमान कोहरा छा गया, जो स्थानिक गुणों से भरा हुआ था और जिसके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को वह क्षेत्र से बाहर भेज देता था, जिससे वे प्रभावी रूप से अयोग्य हो जाते थे।
मूल रूप से शामिल हुए 3000 प्रतिभागियों में से केवल 2200 ही बचे थे और सप्ताह में अभी भी 4 दिन शेष थे। ये 4 दिन और भी भीषण होने वाले थे क्योंकि क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा था और लड़ाइयां और भी तेज होती जा रही थी। बाहर मौजूद दर्शक इस दौरान अपनी अपनी जगह पर ही डटे रहे और किसी भी भीषण लड़ाई को देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार करते रहे। फिर भी उच्च पदस्थ न होने वाले लोगों के लिए नींद आवश्यक थी, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध थी जिन्हें लोग खरीद सकते थे। वहां एक लीडरबोर्ड भी मौजूद था जिसमें वास्तविक समय में प्राप्त अंकों के आधार पर शीर्ष 50 प्रतिभागियों को प्रदर्शित किया गया था। रेगिस्तान में कैथरीन का संघर्ष उनमें से एक था। इस समय तक वह रेगिस्तानी क्षेत्र से निकलकर समुद्री भूभाग में प्रवेश कर चुकी थी। उसे कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा और उसने लीडरबोर्ड के शीर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त अंक अर्जित किए, यहां तक कि उसने एल्फ डोमेन के एक अन्य सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी हराया। वह यह देखकर उत्साहित थी कि सर्वोच्च प्रतिभाओं की उपाधि प्राप्त ये लोग उसे कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन वह जानती थी कि अभी तो असली चुनौती आनी बाकी है। इसी सोच के साथ वह आगे बढ़ती रही। डेमियन ने ये 3 दिन पहाड़ी क्षेत्र में बिताए और रास्ते में आने वाले हर किसी को हरा दिया। अब तक उसका सफर सचमुच आसान रहा था। अभी तक उसका सामना किसी असाधारण प्रतिभा से नहीं हुआ था और आम प्रतिभागियों में से अधिकांश को तो पता भी नहीं चला कि उसने उनके कंगन ले लिए हैं। इस लगातार चलने वाली दिनचर्या से ऊबकर उसने कुछ बदलाव करने का फैसला किया। उसने अंक बटोरने की अपनी जल्दबाजी वाली रणनीति छोड़ दी और इसके बजाय अंक हासिल करने का लक्ष्य ही छोड़ दिया और टूर्नामेंट का इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए किया। जब भी उसका सामना किसी दूसरे प्रतिभागी से होता, वह एक कमजोर व्यक्ति बनकर उनसे लड़ता, लेकिन वह कभी भी सचमुच हमला नहीं करता था। इसके बजाय वह चकमा देने और पलटवार करने की अपनी क्षमता को निखारता था। स्थानिक क्षमताओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में वह हमेशा हमलों से बचने के लिए टेलीपोर्टेशन पर निर्भर रहता था। हालांकि उसकी सहज प्रवृत्ति पहले से ही तेज थी, फिर भी वह अपने शारीरिक प्रतिवर्तों को उसी स्तर तक प्रशिक्षित करना चाहता था। आखिरकार उसका सामना ऐसे विरोधियों से हो सकता था जो उसके टेलीपोर्टेशन पथ को पढ़ ले, जिससे टेलीपोर्टेशन बेकार हो जाए। इस तरह उसने युद्ध का भरपूर अनुभव प्राप्त किया और उसकी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे बेहतर होती गईं। शुरुआत में उस पर कई बार विभिन्न प्रकार के मौलिक हमलों का प्रहार हुआ, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी शारीरिक सुरक्षा को भेद नहीं सका, इसलिए वह घायल नहीं हुआ। जंगल पार करते हुए डेमियन का सामना आखिरकार एक ऐसे प्रतिद्वंदी से हुआ जिसे वह अपने बराबर का शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी मान सकता था, और उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि उसे कड़ी टक्कर मिलेगी। वह लेनन साम्राज्य का एक युवक था जो शाही अंदाज में खड़ा था, मानो उसके सामने कुछ भी मायने न रखता हो। जब डेमियन पास आया तो उस युवक ने भौहें उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे यहाँ क्या है? डेमियन ने आंखें घुमाई। चुप रहो और मुझसे लड़ो। नखरेबाज बच्चे की तरह बर्ताव करना बंद करो। युवक क्रोधित हो गया, लेकिन जल्द ही उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वाह वाह, सर्वोच्च प्रतिभा के धनी होकर क्या मेरे साथ बराबरी के मैदान पर मुकाबला करना आपके लिए अपमानजनक नहीं है? चलिए कुछ रोमांचक करते हैं, है ना? उसके हाथ में कटाना जैसी लंबी तलवार प्रकट हुई। सरसरी नजर से ही यह स्पष्ट हो जाता था कि तलवार कोई कलाकृति है। यह तो सरासर धोखा था। बाहर मौजूद भीड़ भी चिल्लाने और हूटिंग करने लगी, जिससे उद्घोषक को बोलना पड़ा। देवियों और सज्जनों, आपको नियम याद रखने होंगे। धोखेबाजों को तभी अयोग्य घोषित किया जा सकता है जब कोई प्रतिभागी उनकी शिकायत करे। जब तक उनका प्रतिद्वंद्वी कुछ न कहे, हम नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यह सचमुच एक चतुर रणनीति थी। अधिकांश सर्वोच्च प्रतिभावानों को अपनी उपाधियों पर जो गर्व होता था, उसके कारण वे अहंकारी हो जाते और युवक का उसी के तरीके से सामना करने का प्रयास करते। हालांकि डेमियन में ऐसा गर्व नहीं था, फिर भी उसने हथियार के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने तो ऐसी चीज का स्वागत किया। यह उसके प्रशिक्षण के लिए भी अच्छा होगा और साथ ही अधिक दिलचस्प भी। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। डेमियन ने पहले ही अपना वेक्टर फील्ड तैनात कर लिया था और उसने जोरदार बाएं हाथ का वार किया। युवक बाल बाल बचता हुआ अपनी तलवार से वार करने लगा। डेमियन ने अपने शरीर को मोड़ते हुए अपने वेक्टर फील्ड से तलवार की दिशा बदल दी। इससे युवक चौंक गया। मौका न गंवाते हुए डेमियन ने युवक की ओर काले रंग की बिजली का एक झटका मारा, जिसे रोकने के लिए युवक ने अपनी तलवार उठा ली। डेमियन को लगा कि काम यही खत्म हो जाएगा, लेकिन वह गलत था। युवक के मुस्कुराते ही बिजली तलवार में समा गई। मुझे आश्चर्य है कि तुम अपनी ही बिजली के सामने कब तक टिक सकते हो।
दोनों एक बार फिर भिड़ गए, लेकिन इस बार युवक की तलवार में समाहित बिजली ने डेमियन को लकवाग्रस्त करने का प्रयास किया। हालांकि उसका वेक्टर फील्ड उसे छूने से रोक रहा था, उसने फिलहाल उसे बंद करने का फैसला किया ताकि वह असली युद्ध का अनुभव कर सके। उसने प्रतियोगिता शुरू होने से बहुत पहले ही अपने विकल्पों पर विचार कर लिया था और तय कर लिया था कि वह इस दौरान खुद को सीमित रखेगा। अगर वह बड़े पैमाने पर तबाही मचाकर तुरंत जीत जाता तो मजा नहीं आता। इस फैसले ने डेमियन को फिलहाल मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन उसे इसी तरह का दबाव चाहिए था। जैसे जैसे युवक के हमले और भी भयंकर होते गए, वह बाल बाल बचता रहा। अगर उसे अपना वादा तोड़ना न हो तो उसे जीतने के लिए कोई और रणनीति सोचनी पड़ेगी। डेमियन को एक विचार आया और वह झट से उस युवक की पहुंच से दूर टेलीपोर्ट हो गया। बिना देर किए उसने तलवार भी निकाल ली, लेकिन इससे युवक डरा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। न्यायाधीशों, यह व्यक्ति किसी कृत्रिम वस्तु का उपयोग करके धोखाधड़ी कर रहा है। यह शुरू से ही उसकी योजना थी। जब तक वह दूसरे पक्ष को अपने ही कलाकृतियों का उपयोग करने के लिए मजबूर करता, तब तक वह उन्हें चुनौती देकर अयोग्य घोषित कर सकता था और उनके बैज हासिल कर सकता था। यह रणनीति विशेष रूप से सर्वोच्च प्रतिभाओं से निपटने के लिए बनाई गई थी। अगर इस हरकत के बाद भी उसकी आलोचना की जाती तो भी उसे गिना नहीं जाता। अयोग्य घोषित प्रतिभागी के शब्दों का अब कोई महत्व नहीं रह जाता। बाहर मौजूद भीड़ इन शब्दों को सुन सकी, क्योंकि जजों को संबोधित करना ऑडियो सिस्टम चालू करने के लिए एक आवश्यक शब्द था। इसे इस तरह से व्यवस्थित किया गया था ताकि अनगिनत मुकाबलों की गहमागहमी में धोखाधड़ी की शिकायतों को नजरअंदाज न किया जा सके। युवक की इस बेशर्म हरकत पर भीड़ में आक्रोश फैल गया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। वे तो सिर्फ कार्यक्रम देखने आए थे, भाग लेने नहीं। यहां तक कि उद्घोषक भी एक पल के लिए चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि धोखाधड़ी के नियमों का इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ये कार्रवाई गैरकानूनी नहीं थी, बल्कि बेहद शर्मनाक थी। उद्घोषक ने स्थिति को संभालते हुए मुद्दे पर बात की। ठीक है दोस्तों, इस प्रतियोगिता में अब तक हमें धोखाधड़ी की पहली शिकायत मिली है। इससे पहले क्या आरोपी पक्ष अपने बचाव में कुछ कहना चाहेगा? जैसे ही सबकी निगाहें डेमियन पर टिकी, पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। इन सब के बावजूद वो बेफिक्र मुस्कान के साथ वहीं खड़ा रहा। जिस तरह से उसे संबोधित किया जा रहा था, उसे देखकर उसने कंधे उचकाए और बोला, मैं कैसे धोखा दे रहा हूं? मुझे तो अपनी तरफ से कोई धोखा होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक बार फिर सभी लोग असमंजस में पड़ गए। क्या यह लड़का मूर्ख था? तलवार अभी भी स्पष्ट रूप से उसके हाथ में थी, तो वह कैसे कह सकता था कि उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है? लेकिन डेमियन ने उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराया। उसकी मुस्कान और चौड़ी होती गई और उसने अपनी बात जारी रखी। आखिरकार ये तो बस एक साधारण स्टील की तलवार है। क्या नियम यह नहीं था कि कलाकृतियां रखने की अनुमति नहीं है? खैर, यह तो जरा भी कलाकृति नहीं है। डेमियन ने तलवार सबके सामने लहराई। उद्घोषक ने अपने कान छुए, मानो किसी शक्तिशाली व्यक्ति से संदेश प्राप्त कर रहा हो, फिर बोला, जी जी हाँ, ये सच है। उसके हाथ में जो तलवार है वह एक सामान्य स्टील की तलवार है। क्या गजब का मोड़ है! प्रतिभागी ने नियमों की खामी का फायदा उठाकर बाजी पलट दी है। भीड़ खामोश थी, उद्घोषक के शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले कि वे उन्मादपूर्ण जयकारे लगाने लगे। उन्होंने अभी अभी कैसा नाटकीय दृश्य देखा था। पहले हुई भीषण लड़ाई से लेकर धोखाधड़ी के आरोप और कानूनी खामी तक, उनकी भावनाएं अंतहीन उतार चढ़ाव वाले रोलर कोस्टर पर सवार हो गई थी। उस छोटे से दायरे में लौटकर लेनन युवक का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे ऐसी खामी की उम्मीद नहीं थी, न ही उसे यह उम्मीद थी कि डेमियन एक सामान्य तलवार निकालेगा। उसने धोखाधड़ी का आरोप लगाने से पहले जांच भी नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बात सुने जाने से पहले ही वह बाहर हो जाए। रोबोट की तरह अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर मुड़ते हुए उसने देखा कि डेमियन शैतानी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा है। अब जब ये सब खत्म हो गया है तो मौज मस्ती करने का समय आ गया है। डेमियन ने अपनी तलवार उठाए और इस युवक को सबक सिखाने का फैसला किया। व्हाइट स्वॉर्ड आर्ट तीसरा चरण, स्थानिक पतन। डेमियन की स्टील की तलवार जमीन पर जा गिरी और टकराते ही चकनाचूर हो गई, लेकिन फिर भी इसने अपना इच्छित प्रभाव हासिल कर लिया। जैसे जैसे उनके पैरों के नीचे की ठोस जमीन अधिक लचीली होती गई, अंतरिक्ष मुड़ता और घूमता हुआ प्रतीत हुआ। लेनॉन का युवक भयभीत हो गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कोशिशें व्यर्थ रहीं। जब वह आगे बढ़ता तो बाईं ओर मुड़ जाता और जब बाईं ओर मुड़ता तो दाईं ओर। ढहते हुए उस स्थान में दिशा का कोई ज्ञान नहीं था।
डेमियन ने अपने हमले की शक्ति कम कर दी थी, इसलिए युवक ढहते हुए स्थान से अपेक्षाकृत सुरक्षित निकल सका। लेकिन भागने की जल्दबाजी में उसने उस स्थान के भीतर एक गलत कदम रख दिया, जिससे उसका हाथ मुड़ी हुई जमीन के एक हिस्से पर चढ़ गया और उससे जुड़ गया। घबराहट में आकर उसने वह हाथ पूरी तरह से काट दिया था। यह दृश्य देखकर डेमियन मुस्कुराया और फिर उस युवक के पास जाकर अपनी बची हुई एकमात्र भुजा से रिस्टबैंड उतारते हुए बोला, अगली बार सावधान रहना कि किससे पंगा ले रहे हो। हर कोई मेरे जैसा अच्छा नहीं होता। इतना कहकर डेमियन टेलीपोर्ट करके गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि सर्वाइवल गेम्स के आखिरी 4 दिन वाकई बेहद मजेदार होने वाले हैं। डेमियन और कैथरीन के अंक हासिल करते करते दिन तेजी से बीत गए। प्रतियोगिता का आखिरी दिन था, इसलिए ज्यादा प्रतिभागी सक्रिय नहीं थे। इस वजह से प्रतिद्वंद्वी ढूंढना और अंक हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया था। डेमियन और कैथरीन दोनों ही अपने प्रयासों के दम पर लीडरबोर्ड में शीर्ष पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने द्वारा पराजित किए गए शक्तिशाली दुश्मनों से भारी मात्रा में कंगन अर्जित किए थे, लेकिन इस दौरान उनमें से किसी का भी सामना किसी अन्य सर्वोच्च प्रतिभा से नहीं हुआ था। यह भ्रामक था। उनकी कुल संख्या 50 थी, इसलिए तार्किक रूप से उनके बीच अधिक मुठभेड़ होनी चाहिए थी, लेकिन यह उस छोटे से क्षेत्र की विशालता को दर्शाता है जिसमें वे मौजूद थे। वहां अलग अलग जलवायु वाले 5 क्षेत्र थे और अधिकांश लोग उस क्षेत्र को चुनते थे जो उनकी पसंद के सबसे करीब होता था। भले ही वह क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा था, फिर भी इन वातावरणों का एक अंश शेष बना हुआ था और शायद कई सर्वोच्च प्रतिभाएं पहले ही पतन की ओर अग्रसर हो चुकी थी। हालांकि आज सब कुछ बदल जाएगा। दिन शुरू होते ही उस क्षेत्र के भीतर सिकुड़ने की दर में काफी वृद्धि हुई, जिससे सभी लोग केंद्र में स्थित समतल भूमि की ओर धकेल दिए गए। डेमियन इस समतल भूमि के किनारे खड़ा होकर छुपकर अधिकाधिक लोगों के आने का अवलोकन कर रहा था। वह कुछ घंटों से इसी स्थिति में था और सैकड़ों लोग इधर उधर बिखरे हुए थे, एक दूसरे को सतर्कतापूर्वक देख रहे थे। जैसे जैसे और अधिक लोग इकट्ठा होते गए, उद्घोषक की आवाज उनके कानों में पड़ी। ध्यान से सुनो प्रतिभागियों, अभी आप में से 1506 लोग बचे हैं, बधाई हो। हालांकि ये संख्या हमारे लिए कुछ ज्यादा ही है। आप सब समझदार हैं, मुझे यकीन है कि आप सब समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। डेमियन को ऐसा लगा जैसे उद्घोषक के शब्दों के बीच से ही उसकी मुस्कान सुनाई दे रही हो। एक जबरदस्त मुकाबला। जब तक सिर्फ 1050 लोग बचे रहें, तब तक जमकर लड़ें और देखें कि कौन जीतता है। मैदानी इलाके से बाहर निकलना अयोग्यता मानी जाएगी। अब शुरू करें। कोई नहीं हिला। सभी लोग अपने बगल में खड़े लोगों को ध्यान से देख रहे थे और अपनी अगली योजना बना रहे थे। लापरवाही के कारण यहां गिरना शर्मनाक होता। चूंकि कोई और पहल नहीं करना चाहता था, इसलिए डेमियन ने खुद पहल करने का फैसला किया। उसके शरीर से एक पल के लिए हल्की काली आभा निकली और फिर उसके आसपास बिजली कड़क उठी। मोटे काले सांप हवा और जमीन पर चारों दिशाओं में फैल गए, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर फाड़ करने की कोशिश करते हुए। डेमियन के पास मौजूद 2 प्रतिभागी तुरंत लकवाग्रस्त होकर बेहोश हो गए, जबकि तीसरा बाल बच गया। उसने जल्दी से उनके कंगन उठाए और फिर ऊपर देखा। पूरा अखाड़ा शांत था, सब उससे घूर रहे थे। फिर अचानक अफरा तफरी मच गई। ऐसा लग रहा था कि उसने सबसे पहले एक हॉर्न बजाया था। डेमियन मुस्कुराया। इस अफरा तफरी में वह बिजली का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसे टेलीपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अपने शरीर के भीतर लगातार बिजली का प्रवाह करते हुए डेमियन ने युद्ध के मैदान में दौड़ते हुए अपनी गति को 5 गुना बढ़ा दिया। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। तरह तरह के प्राकृतिक हमले बिना किसी लक्ष्य के बेतरतीब ढंग से हवा में उड़ रहे थे। कुछ इलाकों में धरती कांप रही थी और हिल रही थी, जबकि अन्य इलाकों में पानी के विशाल फव्वारे और आग के खंभे उठ खड़े हुए थे। भीड़ स्तब्ध रह गई। 1500 लोगों के बीच यह एक तरह की खुली लड़ाई थी, इसलिए इसे देखना स्वाभाविक रूप से बेहद रोमांचक था। डेमियन लोमड़ी की तरह युद्ध क्षेत्र में चतुराई से आगे बढ़ता रहा, विरोधियों को ढूंढता और झटपट उन्हें हराकर अंक अर्जित करता रहा। लेकिन यह उसका मुख्य लक्ष्य नहीं था। वह एक ऐसे प्रतिभाशाली योद्धा की तलाश में था जिससे वह मुकाबला कर सके। युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर कैथरीन भी खूब मजे कर रही थी। डेमियन की तरह उसने भी अपने भ्रमों को त्याग दिया था और अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह से हवा पर निर्भर थी। बवंडर उठते और प्रतिभागियों को अफरा तफरी में धकेल देते, इससे पहले कि हवा के तेज झोंकों और गोलियों से उनका सफाया हो जाता। वह भीड़ के बीच से तेजी से गुजरते हुए डेमियन से भी ज्यादा तेजी से अंक बटोर रही थी। हवा का इस्तेमाल आमतौर पर सहायक तत्व के रूप में किया जाता था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग हमेशा से इसे विनाशकारी बनाने पर केंद्रित रही थी।
इवान के साथ उसकी आखिरी लड़ाई उस ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा थी जो उसने डेमियन द्वारा अपने माना सर्किट बनाने के 6 महीनों में सीखा था। उसका शिक्षक अकादमी के 2 महान बुजुर्गों में से एक भ्रम पैदा करने में इतना माहिर था कि वह वास्तविकता को थोड़ा प्रभावित कर सकता था। वह वास्तविक भौतिक भार और शक्ति वाली संरचनाएं बना सकती थी जिनका उपयोग वह युद्ध में कर सकती थी, यहां तक कि थोड़े समय के लिए वातावरण को पूरी तरह से अलग रूप में बदल भी सकती थी। जब कैथरीन ने ये देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने भ्रमों में कितनी क्षमता बर्बाद कर रही थी। वह एक ऐसे स्तर तक पहुंचना चाहती थी जहां वह किसी को यह सोचने पर मजबूर कर सके कि उसका पूरा जीवन भ्रम है या वास्तविकता। वह चाहती थी कि वास्तविकता ही उसका भ्रम बन जाए। इस पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण उसकी वायु शक्ति से संबंधित क्षमता में कमी आ गई थी, लेकिन उसने दोनों को मिलाकर इसकी भरपाई कर ली। मायाजाल में मिली उसकी छोटी सी सफलता ने उसे अपनी इच्छानुसार छोटी छोटी संरचनाएं बनाए रखने की अनुमति दी, इसलिए उसने इसका उपयोग अपनी वायु शक्ति को बढ़ाने के लिए किया। उसने बवंडर पैदा करने के लिए भ्रम का इस्तेमाल किया और उन्हें शक्ति देने के लिए हवा का उपयोग किया, जिससे उसे उन्हें सक्रिय रखने के लिए बहुत कम ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ी। उसे हवा को संपीड़ित करने का विचार ज़ारा से मिला था, जिसने उसे दिखाया था कि वह बर्फ का उपयोग कैसे करती है। कैथरीन ने इस छोटी सी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए ऐसे ब्लेड बनाए जो वायुमंडल को चीर सकते थे। वह डेमियन की अंतरिक्षीय क्षमता से बेहद प्रभावित थी और भविष्य में हवा को माध्यम बनाकर अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करने के लिए काम करने लगी। कैथरीन ने अपनी नई उन्नत क्षमताओं का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वियों को बाहर कर दिया, वहीं डेमियन का सामना अंततः अपने पहले सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति से हुआ। वह एक मजबूत शरीर वाला व्यक्ति था जो उसके भेड़िए जैसे कानों और पूंछ से बिल्कुल अलग था। बाहर लगी स्क्रीनों पर तेजी से इस टकराव का दृश्य जूम हो गया। बाकी सभी प्रतिभाशाली लोग एक दूसरे से बच रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे प्रतियोगिता के बाद के दौरों के लिए अपनी शक्ति बचा रहे हों। उन दोनों को देखते हुए राक्षसी मुस्कुराई। लड़का कई राक्षसों के बीच से विकसित हुआ है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति में भेड़िया अभी भी सबसे ऊपर है। यह स्वाभाविक ही है कि वे दोनों मिलते ही तुरंत प्रतिद्वंद्विता महसूस करेंगे। सच कहें तो वह भी एक भेड़िया जैसी प्राणी थी। यह बात बहुत कम लोगों को पता थी और उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि उसके ऑरा से इसका सटीक अनुमान लगाना असंभव था। यही कारण था कि उसे ज़ारा में दिलचस्पी थी। ऐसा नहीं था कि वह अपने विकास के लिए ज़ारा को खा जाना चाहती थी, बल्कि वह उसे अपना शिष्य बनाना चाहती थी। उसके पास भी बर्फ का तत्व था और वह ज़ारा से निकलने वाली बर्फीली आभा को महसूस कर सकती थी, जिससे उसे विश्वास हो गया कि शायद उन दोनों का मिलना नियति में लिखा था। डेमियन के एक विकसित मानव होने का पता चलने पर ज़ारा को शिष्य बनाने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। उसने डेमियन को पशुलोक में इसलिए आमंत्रित किया था ताकि ज़ारा की देखभाल करते समय वह उसके पति के साथ प्रशिक्षण ले सके। उसे उस युवा भेड़िए से एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ जो लगभग पारिवारिक था, जिससे वह भेड़िए की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। इसी बीच अखाड़े के अंदर सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा राक्षसी रानी ने उम्मीद की थी। जब डेमियन और अर्धमानव की नजरें मिली तो उनकी सहज प्रवृत्ति जागृत हो उठी। उनके सामने खड़ा व्यक्ति उन्हें कड़ी टक्कर देगा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। मैं एथन वुल्फैंग हूँ, आप, उस अर्धमानव ने कहा। डेमियन वॉर्ड, लगता है भेड़ियों के साथ मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, डेमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन दोनों को और शब्दों की जरूरत नहीं थी। वे एक दूसरे का इरादा समझ चुके थे। सिर्फ शारीरिक शक्ति, कोई आत्मीयता नहीं। इसी तरह वे मुकाबला करेंगे। डेमियन ने थोड़ा अंगड़ाई ली। इतने आदिम तरीके से लड़े हुए उसे काफी समय हो गया था और वह ये नहीं कह सकता था कि वह उत्साहित नहीं था। दोनों आदमी एक दूसरे की ओर दौड़े, मुक्के मारते हुए। उनके मुक्के आपस में टकराए, जिससे एक ऐसी तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने आसपास मौजूद सभी लोगों को दूर फेंक दिया। हम बराबर हैं। बातचीत जारी रखने से पहले दोनों ने यही सोचा। मुक्कों ने मांस पर प्रहार किया और लातों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। लगातार प्रहारों के कारण जमीन फट गई। न तो किसी ने बचाव किया और न ही पीछे हटा। उनकी लड़ाई की तीव्रता बढ़ती गई, यहां तक कि वे पूरे युद्ध क्षेत्र में एक बवंडर की तरह दौड़ पड़े, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर फाड़ कर देगा। बूम! उनके मुक्के एक बार फिर टकराए, लेकिन ऐसा लगा जैसे इस बार किसी तरह का प्रतिध्वनि प्रभाव उत्पन्न हुआ हो, क्योंकि झटके की लहर और भी तीव्र हो गई। आसपास मौजूद 3 बदकिस्मत लोग अचानक हमले की चपेट में आ गए और सीधे बेहोश हो गए। हा 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 हा, डेमियन खिलखिलाकर हंस पड़ा। बस यही
तो चाहिए था। मैंने इतने सालों में ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी। ईथन भी उतनी ही खुशी से झूम रहा था। वह हमेशा अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता था, जिसके कारण वह अपनी कक्षा के अधिकांश लोगों से अजेय था, लेकिन आखिरकार उसे अपने जैसा प्रतिद्वंद्वी मिल गया था। एक बार फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए और सीधे एक दूसरे के चेहरों पर जा लगे। खून के छींटे उड़े और दांत टूट गए, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। दरअसल लड़ाई जारी रखने के लिए डेमियन भी एथन की तरह ही अपनी पुनर्जीवन शक्ति को दबा रहा था। धमाका धमाका, वे जहां भी गए अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ते चले गए। डेमियन ने एथन की पसलियों पर एक और लात मारी, वहीं एथन ने डेमियन की ठोड़ी पर एक जोरदार अपरकट लगाया। ऐसा लग रहा था कि उनकी लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। लगभग 1 घंटे तक वे इसी तरह लड़ते रहे। कुछ देर बाद उद्घोषक की आवाज गूंजी और उसने प्रतिभागियों को लड़ाई रोकने के लिए कहा। टूर्नामेंट में अब केवल 1051 लोग बचे थे। जो भी इस मुकाबले में हारता वह टूर्नामेंट से बाहर होने वाला आखिरी व्यक्ति होता। ये जानते हुए बाकी प्रतियोगी लड़ाई के इलाके से पीछे हट गए। वे नहीं चाहते थे कि वे भी गलती से गोलीबारी की चपेट में आ जाएं। अचानक दोनों लड़ाके अलग हो गए। एक दूसरे की आंखों में जलती आग को देखकर वे समझ गए कि वे क्या चाहते हैं। एक अंतिम टकराव जिससे सब कुछ तय हो जाएगा। डेमियन के शरीर के चारों ओर काली बिजली कड़क रही थी, जिससे वह किसी शैतान जैसा दिख रहा था। वहीं एथन के शरीर से आग निकल रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने अपनी मुट्ठियों में अपनी मौलिक माना शक्ति केंद्रित की और एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। हाँ, एक जोरदार चीख के साथ डेमियन ने अपना मुक्का आगे बढ़ाया और एथन के मुक्के पर प्रहार किया। इससे भी बड़ा धमाका हुआ। आग और बिजली का यह मिश्रण बेहद विनाशकारी था, जिससे जमीन जलकर राख हो गई और उनके पैरों के नीचे एक छोटा सा गड्ढा बन गया। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला। वे अपनी मुट्ठियों को कसकर पकड़े रहे, मानो वे दूसरे को जरा भी ढील नहीं देना चाहते थे। अंत में वे एक बार फिर पीछे हट गए। सभी लोग इस बात को लेकर असमंजस में थे कि अभी अभी क्या हुआ। तभी डेमियन ने बोलना शुरू किया। क्या आप अंतिम 12 में हैं? ईथन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अंतिम 12 में? वे दोनों बैठ गए और अपनी चोटों का इलाज करने लगे, जबकि डेमियन अपने चारों ओर देखने लगा। एक अचानक आए प्रतियोगी को देखकर डेमियन ने टेलीपोर्ट किया और किसी को पता चले बिना उसका ब्रेसलेट चुरा लिया। जब उद्घोषक की आवाज सुनाई दी, तभी लोगों को पता चला कि क्या हुआ था। एक प्रतिभागी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हमारे नेक्सस इवेंट का पहला दौर आखिरकार समाप्त हो गया है। अगले दौर के लिए तैयार रहें। लगता है कि आगे बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। भीड़ ने जोरदार जयकारे लगाए। हालांकि यह पहला ही आयोजन था, लेकिन इसने लोगों में पहले ही बहुत उत्साह भर दिया था। वे अगले दौर के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रतिभागियों को एक बार फिर स्थानिक प्रकाश से घेर लिया गया और उन्हें टेलीपोर्ट करके मुख्य अखाड़े में वापस भेज दिया गया। वहां पहुंचते ही उनका जोरदार जयकारा प्रसंग से स्वागत किया गया, जिसमें विभिन्न नामों का एक दूसरे पर उच्चारण किया जा रहा था। डेमियन ने भीड़ के कुछ हिस्सों से अपना नाम पुकारते हुए सुना। चारों ओर देखते हुए डेमियन ने लीडरबोर्ड देखा और उसे समझ आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा था। शीर्ष 50 खिलाड़ियों की सूची स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और वह उस सूची में सबसे ऊपर था। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि वह पहले स्थान पर नहीं था। प्रथम स्थान कैथरीन हॉट 75 अंक। नाम देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हारना बुरा लगता है, लेकिन कम से कम उससे तो हारी। डेमियन का नाम 66 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर था। बोर्ड पर उन नामों की सूची थी जो इस घटना के बाद प्रसिद्ध हुए और आश्चर्यजनक रूप से उनमें से केवल लगभग आधे ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। हालांकि उनमें से केवल लगभग 15 को ही बाहर किया गया, लेकिन कई लोगों के खिलाफ साजिशें रची गईं और उन्हें मात देकर उनके द्वारा एकत्र किए गए कई कंगन छीन लिए गए। बचे हुए 1050 प्रतिभागियों को मंच से उतारकर आराम करने के लिए कई पिछले कमरों में ले जाया गया। अगले कार्यक्रम के शुरू होने से पहले उन्हें एक दिन का आराम दिया जाएगा। उद्घोषक ने जाते समय उन्हें एक आखिरी सलाह दी। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें और उनसे दोस्ती करें। प्रतियोगियों, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिन लोगों के साथ आप निजी कमरा साझा कर रहे हैं, वे अगले दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलते चलते डेमियन को पीछे से एक धक्का लगा। क्या तुम मुझे बुरी तरह हराने वाले थे? तुम्हारा सारा आत्मविश्वास कहाँ चला गया? एक जानी पहचानी आवाज ने ताना मारते हुए कहा। डेमियन मुस्कुराया और उसका हाथ पीछे गया और उसने उसकी कमर को चुटकी से दबाया। हाँ ठीक है, ये तो बस पहला कार्यक्रम है।
देखते हैं कि अगले कार्यक्रम के बाद तुम अपनी ऊर्जा कैसे बनाए रखती हो। कैथरीन ने शर्म से लाल होते हुए उसका हाथ झटक दिया और अपनी चाल तेज करते हुए उसके बगल में चलने लगी। वह कार्यक्रम वाकई मजेदार था। मुझे कई ऐसी चीजों को आजमाने का मौका मिला जिनके बारे में मैंने अपने प्रशिक्षण में सिर्फ सिद्धांत ही बनाए थे। डेमियन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैंने अपनी स्थानिक क्षमता को सीमित कर लिया ताकि मैं और अधिक आनंद ले सकूं और यह बहुत अच्छा समय था, खासकर वह आखिरी लड़ाई। मुझे आश्चर्य है कि अगला मैच क्या होगा। अभी भी बहुत सारे प्रतिभागी बचे हैं और फाइनल 12 टूर्नामेंट से पहले केवल 2 और मुकाबले बाकी हैं। डेमियन ने चारों ओर मौजूद प्रतिभागियों की भीड़ पर नजर डाली और सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। अगर वे इसी तरह के एकल कार्यक्रम करते रहे तो दर्शकों का मनोरंजन करते हुए प्रतिभागियों की संख्या कम करने में बहुत समय लग जाएगा। दोनों ने कार्यक्रम के बारे में चर्चा जारी रखते हुए अपने लिए आरक्षित निजी कमरों में प्रवेश किया। प्रत्येक कमरे में 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, इसलिए पर्याप्त जगह थी। ये कार्यक्रम के मूल उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, जो विभिन्न राष्ट्रों और जातियों के बीच संबंध स्थापित करना है। डेमियन और कैथरीन एक निजी कमरे में दाखिल हुए और सोफे पर बैठ गए और बातें करना जारी रखा। कमरा लगभग 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट जितना बड़ा था और उसमें एक किंग साइज बेड, पूरा बाथरूम और तरह तरह के स्नैक्स मौजूद थे। कमरे में एक स्क्रीन भी थी, जो दर्शकों को कार्यक्रम दिखाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्क्रीन का छोटा रूप थी। ये इस दुनिया के टेलीविजन के ही एक रूप थे। डेमियन को आश्चर्य हुआ कि कमरे में 3 लोगों के लिए केवल एक ही बिस्तर क्यों था, लेकिन इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल गया। जैसे ही वह सोफे पर आराम कर रहा था, कैथरीन ने अचानक एक लीवर खींचा जिससे वे दोनों पीठ के बल लेट गए। ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में भी सोफे वाले बिस्तर होते हैं। कैथरीन ने डेमियन को चौंकाने और उसके हैरान चेहरे को देखने के लिए लीवर खींच दिया था। उसे लगा था कि यह एक मजेदार शरारत होगी, लेकिन जाहिर है उसने ठीक से सोचा नहीं था। अब वे दोनों एक कमरे में अकेले थे, एक अपेक्षाकृत छोटे बिस्तर पर साथ लेटे हुए। उनके शरीर लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। बगल में देखते हुए कैथरीन ने पाया कि डेमियन भी उसे ही देख रहा था। उनके चेहरे एक दूसरे से कुछ ही इंच दूर थे। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बीत गए, फिर अचानक वे अपनी तंद्रा से बाहर आ गए। कैथरीन ने जल्दी से नजरें हटा ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह अपनी मौजूदा मुश्किल से निकलने के तरीके सोचने लगी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसकी रक्षक देवदूत एक विशाल काले भेड़िए के रूप में प्रकट हुई और उनके बीच की जगह में घुसकर उस असहज स्थिति को दूर कर दिया। सच कहें तो कैथरीन अकेली नहीं बची थी। डेमियन को अभी अभी पता चला था कि उसकी पशुवत प्रवृत्ति को अन्य प्रकार की लड़ाइयों का भी स्वाद पसंद है। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया और उसका चेहरा अपने से कुछ ही इंच की दूरी पर देखा, उसकी सहज प्रवृत्ति भड़क उठी और मानो उसके कंधे पर बैठा कोई छोटा शैतान हो, उसने उसे अपना आपा खोने के लिए मजबूर करने की पूरी कोशिश की। इस स्थिति में क्या करना है, यह न जानते हुए डेमियन ने अनजान होने का नाटक करते हुए अपने पहले विचार पर अमल किया। आकस्मिक पुनर्जन्म से पहले वह एक सच्चा वीब एनीवेब फैन था, इसलिए वह इस तरह की स्थिति की बारीकियों को अच्छी तरह जानता था। जापानी मुख्य पात्र हमेशा बेहद मूर्ख होते हैं और यही एकमात्र कारण है कि पूरे एनीमे के आखिरी एपिसोड तक रोमांस पनपता ही नहीं। मैं तो जीनियस हूँ, ज़ारा ने उसकी घबराहट को भांपते हुए और उसके दिमाग में चल रहे बेतुके विचारों को सुनकर बाहर आने का फैसला किया। उसने उसकी तरफ देखा और आंखें घुमाते हुए मानसिक जुड़ाव के जरिए कई तरह के संदेश भेजे। अगर डेमियन को इसका अनुवाद करना होता तो ये कुछ इस तरह होता, तुम इस बारे में इतने डरपोक क्यों बन रहे हो? वह भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती है ना? तो बस कर लो। सन की शर्म से लोटपोट होते हुए उसे बार बार अपना माथा पकड़ने का मन कर रहा था। उसकी भोली भाली ज़ारा ने ये सब बातें कहाँ से सीखी? और तो और वह पहली बार ऐसी खतरनाक स्थिति में फंसा था। उसने सोचा कि उसके साथ पहले की मुलाकातों के दौरान भी यह सहज प्रवृत्ति क्यों नहीं जागी, जबकि इस तरह की निकटता उस समय तक कुछ हद तक दुर्लभ ही थी। आमतौर पर उनमें से कोई भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। वे बस बातें करते रहते या मस्ती करते रहते जैसे सब कुछ सामान्य हो। तो फिर अब उसकी सहज प्रवृत्ति क्यों हरकत कर रही थी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि यह विचार सबसे पहले मेरे मन में आया हो, है ना? उसके दिमाग में एकमात्र यही स्पष्टीकरण आया कि सहज प्रवृत्ति ने उसके पहले से मौजूद विचारों को और बढ़ा दिया था, लेकिन उसने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। चलिए, नासमझ एमसी की भूमिका निभाते रहिए। फिलहाल मेरे पास इससे निपटने की मानसिक क्षमता नहीं है। इस पूरे समय वह ज़ारा के शरीर को गले लगाए हुए था और कमरे में छाई दर्द भरी खामोशी को नजरअंदाज कर रहा था।
कैथरीन के मन में भी कुछ इसी तरह के लेकिन बिल्कुल अलग विचार आ रहे थे। मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब कब से ऐसा हो गया? जो भी हो, ये सब कार्यक्रम खत्म होने तक इंतजार कर सकता है। आगे जो है उस पर ध्यान दो। उसने खुद को हिम्मत दी। फिर मानो ईश्वर का कोई संदेश हो, कमरे की स्क्रीन चालू हो गई। उद्घोषक का चेहरा स्क्रीन पर उभर आया और साथ ही अलग अलग भूभागों वाले कई मैदानों के दृश्य बारी बारी से दिखाई देने लगे। वहां एक बिल्कुल सपाट और चट्टानी इलाका था, द्वीपों से भरा एक छोटा सा समुद्र था, एक विशाल पर्वत था और यहां तक कि एक शहर भी था। जैसे ही दोनों का ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित हुआ, उद्घोषक ने बोलना शुरू कर दिया। सामना हो प्रतियोगियों, मुझे पता है आप सब आराम कर रहे हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। खैर, अब मुझे अगले खेल के बारे में बताना है। इस खेल का नाम है मोनोलिथ कैप्चर। ये टीम बनाम टीम का खेल है। प्रतिभागियों को 3-3 की टीमों में बांटा जाता है और उन्हें एक दूसरे से परिचित होने और रणनीति बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। स्क्रीन पर दिखने वाला दृश्य बदलकर एक बड़ी आयताकार वस्तु में बदल गया जो किसी प्रकार की चिकनी धातु से बनी थी। प्रत्येक टीम के पास एक विशाल संरचना होती है जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उन पर होती है। सर्वाइवल गेम्स की तरह प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक ब्रेसलेट कलाकृति होती है, लेकिन इसका उपयोग बहुत अलग होता है। यदि आप विरोधी टीम के मोनोलिथ के 10 मीटर के दायरे में आ जाते हैं, तो आप इसे खोलने के लिए इस ब्रेसलेट को सक्रिय कर सकते हैं। एक व्यक्ति आयताकार मोनोलिथ के दायरे में आया और अपने ब्रेसलेट में माना ऊर्जा का संचार किया। अचानक मोनोलिथ ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया और पिछला हिस्सा जमीन पर गिर गया। मोनोलिथ के खुले हुए भीतरी हिस्से में एक छोटी स्क्रीन थी। मोनोलिथ के अंदर एक कोड या वाक्यांश, एक प्रकार का पासवर्ड होता है। लक्ष्य है इस पासवर्ड को अपनी टीम के मोनोलिथ में टाइप करना। जो टीम सबसे पहले सफल होती है वह राउंड जीत जाती है, और जो टीम 2 राउंड पहले जीत लेती है वह समग्र विजेता होती है। क्या आपने बचपन में कभी कैप्चर द फ्लैग खेला है? खैर, ये गेम उसी का एक उन्नत संस्करण है। फिलहाल 350 टीमें हैं और खेल तब तक जारी रहेगा जब तक केवल 100 टीमें यानी 300 प्रतिभागी शेष नहीं रह जाते। जहां तक आपके टीम के साथियों की बात है, आपको क्या लगता है कि प्रत्येक निजी कमरे में 3 लोग क्यों होते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपके पास रणनीति बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय है, इसलिए काम पर लग जाए। इसके साथ ही स्क्रीन बंद हो गई। उद्घोषक की बात सुनने के बाद ही उन दोनों को एहसास हुआ कि कमरे में एक और व्यक्ति भी होना चाहिए था। जैसे ही वे रोबोट की तरह सोफे से उठे, 20 साल की दिखने वाली एक परी उनकी नजरों में आ गई। हाँ हेलो, मेरा नाम ईवा लॉक है। आपके साथ काम करके मुझे खुशी होगी। वह भी लीडरबोर्ड पर थी, इसलिए आमतौर पर उसका व्यवहार अधिक आत्मविश्वासपूर्ण होता था, लेकिन कमरे में मौजूद बाकी 2 लोग उसे गुस्से भरी निगाहों और आक्रामक आभास से घूर रहे थे, इसलिए वह शर्माने लगी। डेमियन और कैथरीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसे चुप करा दें, उसे चुप कराओ। दोनों झपटे और ईवा की ओर बढ़े। रुकिए, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। उनसे भागते हुए ईवा ने बेबसी से विनती की। इस बीच ज़ारा कोने में बैठकर तमाशा देख रही थी। शर्मिंदगी जैसी कोई चीज उसे समझ नहीं आती थी। शायद ये जानवरों की संस्कृति का हिस्सा था, लेकिन डेमियन को इतना घबराया हुआ देखकर वह उलझन में तो थी, पर साथ ही उसे मजा भी आ रहा था। नई बनी टीम को शांत होने में कई घंटे लग गए। ईवा से गहन पूछताछ की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि उसने कुछ भी न देखा हो। पूछताछ के तरीके के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। शांत होने के बाद उन्हें घटना पर विस्तार से चर्चा करने का मौका मिला। कैथरीन ने बातचीत शुरू की। ये खेल रणनीति और टीम वर्क पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। हम यूं ही अंधाधुंध आगे नहीं बढ़ सकते, वरना दूसरी टीम आसानी से हमारा कोड हथिया कर जीत जाएगी। शुरुआत के लिए चलिए अपना परिचय देते हैं। मैं कैथरीन हॉट हूं, मुझे हवा और मायाजाल से लगाव है। डेमियन वॉर्ड, स्थानिक और बिजली संबंधी संबंध। अंत में नवागंतुक की बारी आई। ईवा लॉक, प्रकृति से लगाव। डेमियन ने भौहें ऊपर उठाई और फिर मुस्कुराया। हो, ऐसा लगता है कि यह प्रतियोगिता पहली प्रतियोगिता से भी आसान हो सकती है।